गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, कैसे हैं? मैं सोनू सर। हम लोग चैप्टर पढ़ रहे थे सरफेस केमिस्ट्री, और सरफेस केमिस्ट्री में टॉपिक पढ़ रहे थे कोलाइड्स ने। और कोलाइड्स में हम लोग आज जो टॉपिक शुरू करेंगे उसका नाम है कोगुलेशन, अस्कंदन। अस्कंदन क्या है? तो कहता है कि अस्कंदन तब प्रयुक्त होता है, अस्कंदन उसको कहा जाता है कि जब कोलाडी विलयन किसी विद्युत अपघट्ट की उपस्थिति में क्या हो जाता है? अस्कंदित हो जाता है, मतलब जमा हो जाता है, कोगुलेट हो जाता है। यह क्या कहलाता है? अस्कंदन कहलाता है। तो हम लोग लिख सकते हैं कि जिस प्रक्रिया द्वारा जिस प्रक्रिया द्वारा कोलाडी विलयन विद्युत अपघट्ट की उपस्थिति में परस्पर संयोग कर अवक्षेपित होता है, अस्कंदन कहलाता है। क्या बोले कि जिस प्रक्रिया द्वारा कोलाडी विलयन विद्युत अपघट्ट की उपस्थिति में परस्पर संयोग कर अवक्षेपित होता है, अस्कंदन कहलाता है। कि मतलब जब कोलाडी विलयन विद्युत अपघट्ट द्वारा क्या होता है? अवक्षेपित होता है, विद्युत अपघट्ट की उपस्थिति में अवक्षेपित होता है, वही विधि क्या कहलाता है? अस्कंदन कहलाता है। अब हम लोग देखेंगे यह अस्कंदन का क्या क्रियाविधि है। अस्कंदन की क्रियाविधि, इसका अंग्रेजी हो गया मैकेनिज्म ऑफ कोगुलेशन। अस्कंदन की क्रियाविधि। क्या क्रियाविधि है अस्कंदन का? कोगुलेशन का क्या मैकेनिज्म है? तो सीधा सा समझिए कि विद्युत अपघट्ट की उपस्थिति में निगेटिव है तो विद्युत अपघट्ट पॉजिटिव होगा, निगेटिव कोलाइड है, ऋणात्मक कोलाइड है तो उसमें धनात्मक विद्युत अपघट्ट होगा। ठीक है, अगर धनात्मक कोलाइड है तो ऋणात्मक विद्युत अपघट्ट होगा। उसकी उपस्थिति में जब यह अस्कंदित होता है, कोगुलेट होता है या अवक्षेपित होता है, तब यही प्रोसेस इसका क्या कहलाता है? अस्कंदन की क्रियाविधि। इसमें क्या लिख सकते हैं? समान आवेशित कोलाडी कण समान आवेशित कोलाडी कण विद्युत क्या होगा? कण विलयन में अलग अलग रहते हैं। ठीक है, परंतु विद्युत अपघट्ट अपघट्ट के समान आवेशित कोलाडी कण विलयन में अलग अलग रहते हैं,
परंतु विद्युत अपघट्ट के आयन द्वारा, परंतु विद्युत अपघट्ट के आयन द्वारा, विद्युत अपघट्ट के आयन द्वारा कणों के उदासीनीकरण से, कणों के उदासीनीकरण से वे परस्पर पुंजित होकर अवक्षेपित हो जाते हैं। ठीक है, स्कंदन कैसे कार्य करता है बोले सर कि समान आवेश रहेगा, सेम चार्ज रहेगा और समान आवेश के कोलाडी कण जो है विलयन में अलग अलग रहते हैं, परंतु जैसे विद्युत अपघट्ट गया तो उसके आयन, चाहे वह धनायन हो चाहे ऋणायन हो, वह कणों को उदासीन कर देता है। धनायन है तो ऋणायन कण उदासीन कर देगा, मतलब ऋणायन विद्युत अपघट्ट उदासीन कर देगा, और ऋणायन कण है तो धनायन विद्युत अपघट्ट क्या कर देगा, उदासीन कर देता है, और वह जमा होकर के क्या हो जाता है, अवक्षेपित हो जाता है। इसी तरह स्कंदन कार्य करता है। अब हम लोग इसका एक एग्जाम्पल देखेंगे, तो पहले इसको लिख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब कहता है इसका एग्जाम्पल देखते हैं। एक बार हम लोग क्या देखेंगे कि धन आवेशित कोलाइड होगा और ऋण आवेशित विद्युत अपघट्ट होगा। दूसरा बार क्या देखेंगे कि ऋण आवेशित कोलाइड होगा, धन आवेशित विद्युत अपघट्ट होगा। इसका एग्जाम्पल हम लोग देखें। इसका एग्जाम्पल देखते हैं ए नंबर में, एग्जाम्पल ए नंबर में। तो हम लोग पहला देखेंगे ऋण आवेशित, ऋण आवेशित, ऋण आवेशित AS2S3, AS2S3 सॉल्व में BaCl2 विद्युत अपघट्ट, विद्युत अपघट्ट क्या, ऋण आवेशित AS2 सॉल्व, यहाँ आवेशित क्या, सॉल्व क्या है मेरा, ऋण आवेशित है, और विद्युत अपघट्ट मेरा BaCl2 है ना, का विलयन, का विलयन मिश्रित करने पर क्या कहता है, ऋण आवेशित AS2S3 सॉल्व में BeCl2 विद्युत अपघट्ट को मिश्रित करने पर या विलयन मिश्रित करने पर Ba2 प्लस आयन, Ba2 प्लस आयन को अधिशोषित कर, Ba2 प्लस आयन को अधिशोषित कर AS2S3 सॉल्व, AS2S3 सॉल्व क्या हो जाता है, उदासीन हो जाता है, या ऐसे लिखे अधिशोषित कर आयन Ba2 प्लस आयन को अधिशोषित कर क्या हो जाएगा, उदासीन हो जाता है, उदासीन हो जाता है, उदासीन हो जाता है। ठीक है, जिससे कोलाइड कण क्या हो जाता है, पुंजित कर अवक्षेपित हो जाता है। सीधा आप यह समझिए उदासीन हो जाता है। कैसे हो जाता है, देखिए यहाँ एक समीकरण देखते हैं कि यह AS2S3 सॉल्व है, ये AS2S3 सॉल्व है। अब यह क्या इसके साथ मिला हुआ है,
BaCl2 के साथ मिला हुआ है, तो BaCl2 का क्या जा रहा है Ba2 प्लस, तो यहाँ इसका Ba2 प्लस आ जाएगा। ये Ba2 प्लस कहां से आया, विद्युत अपघट्य, BaCl2 का विद्युत अपघट्य है, Ba2 प्लस आया। अब यह Ba2 प्लस देखिए S पर 2 माइनस आता है, जब इसको ऐसे समझिए, इसको हम एक लाइन और बढ़ा देते हैं कि यहाँ यह BaCl2 है, जब इसको तोड़िएगा As2S3 को तो यह आ जाता है As3 प्लस और S2 माइनस, ठीक है। उसी तरह यहाँ क्या हो जाएगा Ba2 प्लस और यहाँ Cl क्या हो जाएगा माइनस। अब देखिए यह सॉल्व मेरा क्या है ऋण आवेशित है, तो इसका यह ऋण आवेशित इसके इस धन आवेशित के साथ जुड़ जाएगा, तो जैसे धन आवेशित के साथ जुड़ेगा तो हम लोग इसको ऐसे देख सकते हैं कि यह As2S3 सॉल्व जो है यह हमारा Ba2 प्लस विद्युत अपघट्य से जुड़ा, यह धनात्मक विद्युत अपघट्य से क्या हुआ धनात्मक धनायन विद्युत अपघट्य से जुड़ा। अब यह इसका क्या हो जाएगा स्कंदन हो जाएगा, और जैसे इसका स्कंदन होगा तो यह क्या करेगा As2S3 का क्या है S2 माइनस है, जो Ba2 प्लस के साथ क्या कर लिया स्कंदित हो गया, और जैसे यह बना तो यह क्या हो गया आपका उदासीन हो गया, क्या हो गया उदासीन हो गया, ठीक है। तो यह कोलाइडिक कण हो गया और यह विद्युत अपघट्य से धनायन प्राप्त हो गया, ठीक है। तो ये इसका समीकरण है, लिख लीजिए फटाक से, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब इसी प्रकार हम लोग देखेंगे धन आवेशित, सेम जस्ट इसका उल्टा है, वह क्या है आपका धन आवेशित, तो यहां हम लोग बी नंबर देंगे, यहां ऋण आवेशित को क्या करेंगे धन आवेशित, तो क्या कहेंगे यहां कि धन आवेशित FeOH होल 3 सॉल्व में न कहता है K2SO4 विद्युत अपघट्य का विलयन मिश्रित करने पर क्या हो जाएगा, यहां देखिए अब यहां धनायन था SO4 2 माइनस, यह क्या हो जाएगा ऋणायन हो जाएगा, आयन क्या हो अधिशोषित कर उदासीन हो जाता है, ठीक है, अधिशोषित कर क्या हो जाता है उदासीन हो जाता है। अब इसको हम लोग यहां समझें, सेम प्रक्रिया है सर, यहां धन आवेशित सोल है और क्या ऋण आवेशित विद्युत अपघट्य है और उसको उदासीन कर देता है, तो इसके हम लोग ऐसे समझेंगे पहले कि यह हमारा FeOH होल 3 है और यहाँ प्लस क्या है K2SO4 है। देखिए तो यहाँ OH पर 1 माइनस होता है, तो यहाँ जब टूटेगा तो Fe पर +3 हो जाएगा और OH 3 है तो OH होल 3 का यहाँ क्या आ जाएगा -1 हो जाएगा। इसी तरह यह जो टूटेगा तो यहाँ क्या होगा K 2 है तो 2K पर 1 प्लस हो जाएगा और SO4 पर क्या हो जाएगा 2 माइनस हो जाएगा। अब ध्यान दीजिए कि इसका धनायन इसके ऋणायन को क्या कर लेगा अपने में अधिशोषित करके उदासीन हो जाएगा। तो समीकरण क्या लिखेंगे देखिए तो FeOH होल 3 यह क्या हो गया सॉल्व प्लस SO4 2 माइनस, यह विद्युत अपघट्य से आया, यह जुड़ करके इसका क्या हो जाएगा स्कंदन हो जाएगा और इस स्कंदन होने के बाद यह क्या बना लेगा देखिए तो FeOH होल 3 में क्या हो जाएगा यहाँ Fe3 प्लस SO4 क्या हो जाएगा 2 माइनस, यह क्या हो जाएगा आपका उदासीन हो जाएगा, यह क्या हो गया आपका
उदासीन। अब देखिए इसको थोड़ा सा बैलेंस कर लिया गया। बैलेंस किया तो क्या किया कि यहाँ 3/2 ले लिया SO4, ठीक है, 3/2। तो यहाँ भी SO4 में क्या हो जाएगा 3/2 SO4 2 माइनस, ताकि इसको न्यूट्रल कर देना था उदासीन, क्योंकि यहाँ 3 प्लस है, यहाँ 2 माइनस है, ठीक है। तो 3/2 SO4 2 माइनस, ये उदासीन हो गया। इसका फटाक से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे क्या आयन का स्कंदन प्रभाव। इसके लिए हार्डी सुंज ने एक नियम दिया था, इसको हम लोग देखेंगे। आयनों का स्कंदन प्रभाव, आयनों का स्कंदन प्रभाव, इसी को कहते हैं हार्डी सुंज नियम। हार्डी सुंज नियम, हार्डी सुंज नियम, हार्डी सुंज नियम, हार्डी सुंज नियम। इसको अंग्रेजी में लिख सकते हैं इसे कोगुलेशन इफेक्ट ऑफ आयन, कोगुलेशन इफेक्ट ऑफ आयन, फिर क्या हो जाएगा हार्डी सुंज लॉ, हार्डी सुंज लॉ। ये आयन का स्कंदन प्रभाव के लिए हार्डी सुंज ने एक नियम दिया। तो यह जो बोला कि आयन का स्कंदन प्रभाव दो बातों पर निर्भर करता है, एक उसके आवेश पर और दूसरा उसकी संयोजकता पर। तो हम लोग लिख सकते हैं कि आयनों का स्कंदन प्रभाव, आयनों का स्कंदन प्रभाव, आयनों का स्कंदन प्रभाव उसके आवेश तथा उसकी संयोजकता, उसकी संयोजकता पर निर्भर करता है, उसकी संयोजकता पर निर्भर करता है। ठीक है, कि आयन का स्कंदन प्रभाव जो है उसकी आयन और उसकी संयोजकता पर क्या करता है, आयन आवेश और उसकी संयोजकता पर निर्भर करता है। अब हम लोग देखेंगे इसके अनुसार, तो क्या होगा कि जैसे ही आयन विपरीत आवेशित होगा, मतलब धनायन है तो ऋणायन है, ऋणायन है तो धनायन, मतलब कि यह जो है अगर अपोजिट जो दोनों चार्ज है वो एक दूसरे को क्या कर देगा, उदासीन कर देगा। तो लिख सकते हैं किसी कोलाइड के स्कंदन में, किसी कोलाइड के
स्कंदन में, किसी कोलाइड के स्कंदन में विद्युत अपघट्य का किसी कोलाइड के स्कंदन में विद्युत अपघट्य का वह आयन प्रभावी होता है, वह आयन प्रभावी होता है जिसका आवेश, वह आयन प्रभावी होता है जिसका आवेश, नहीं, विद्युत अपघट्य का वह आयन प्रभावी होता है जिसका आवेश कोलाइडी कणों के आवेश के विपरीत होता है, कोलाइडी कणों के आवेश के विपरीत होता है। ठीक है। दूसरा बी नंबर में क्या कहता है सर? तो बी नंबर में कहता है कि किसी विद्युत अपघट्य की स्कंदन क्षमता, किसी विद्युत अपघट्य की स्कंदन क्षमता, किसी विद्युत अपघट्य की स्कंदन क्षमता उसके सक्रिय आयन की संयोजकता के समानुपाती होता है। क्या बोले? दो बात पर निर्भर करता है। एक आयन प्रभाविता, मतलब आयन का विपरीत आवेश जो होगा एक दूसरे को अट्रैक्ट करेगा। फिर कहता है विद्युत स्कंदन क्षमता उसके सक्रिय आयन की संयोजकता के क्या होता है? समानुपाती होता है, मतलब एक बढ़ेगा तो दूसरा भी बढ़ेगा। ठीक है। अब कहता है अलग अलग एग्जाम्पल हम लोग इसका देखें। एग्जाम्पल देखते हैं। ये अलग अलग की सक्रियता क्या होती है? अलग अलग होती है। जैसे ए नंबर में देखें कि ऋण आवेशित सॉल के प्रति ऋण आवेशित सॉल के प्रति धनायन का स्कंदन प्रभाव क्या बोलते हैं? ऋण आवेशित सॉल है तो धनायन किसका? विद्युत अपघट्य का कैसे स्कंदित करता है, उसका प्रभाव क्या पड़ता है? तो Na+ एक इलेक्ट्रॉन लॉस कर रहा है, इससे ज्यादा प्रभावी होता है Mg2+, 2 इलेक्ट्रॉन लॉस करने वाला, इससे ज्यादा प्रभावी होता है Al3+, 3 इलेक्ट्रॉन का त्याग करने वाला। उसी प्रकार बी में लिखेंगे ऋण आवेशित है या, तो अब लिखेंगे क्या? धन आवेशित सॉल, धन आवेशित सॉल के प्रति ऋणायन का स्कंदन प्रभाव। कैसे ऋणायन का स्कंदन प्रभाव होता है? तो Cl- है, इससे ज्यादा SO4 2- का होता है, इससे ज्यादा PO4 3- का होता है, इससे ज्यादा जो है FeCN होल 6 4- का होता है। ठीक है। तो ये सब जो है ज्यादा प्रभावकारी होता है। ठीक है। तो ये था हमारा हार्डी-शुल्ज नियम। इसको सर VVI कर लीजिए।
ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा हार्डी-सुल्ज नियम। तो हार्डी-सुल्ज नियम क्या कहता है सर कि आयनों का स्कंदन प्रभाव उसके आवेश तथा उसकी संयोजकता पर निर्भर करता है। इसके अनुसार किसी कोलॉइड के स्कंदन में विद्युत अपघट्ट का वह आयन प्रभावी होता है जिसका आवेश कोलॉइडी कणों के आवेश के विपरीत होता है, उल्टा होता है, और किसी विद्युत अपघट्ट की स्कंदन क्षमता उसके सक्रिय आयन की संयोजकता के समानुपाती होता है। जैसे सक्रिय आयन हो गया, एक्टिव हो गया, अगर Na भी रहेगा Mg भी रहेगा, Na से ज्यादा सक्रिय Mg है, Mg से ज्यादा सक्रिय Al है, उसी तरह Cl4 से ज्यादा, Cl- से ज्यादा SO4 2- है। तो इसी तरह यह क्या है, सक्रिय है। फटाक से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए सर, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग लास्ट इसमें एक लाइन देखते हैं, बस एक डिफिनेशन और है, ये हमारा खत्म हो जाएगा। पारस्परिक स्कंदन, पारस्परिक स्कंदन, पारस्परिक स्कंदन, ठीक है। इसका अंग्रेजी होता है म्यूचुअल कोगुलेशन, म्यूचुअल कोगुलेशन। पारस्परिक स्कंदन क्या है, तो कहता है दो विपरीत द्रव, दो विपरीत द्रव, दो विपरीत द्रव विरागी सॉल, दो विपरीत द्रव विरागी, दो विपरीत द्रव विरागी सॉल, दो विपरीत द्रव विरागी सॉल को उचित अनुपात में, उचित अनुपात में मिलाने पर, मिलाने पर दोनों सॉल, दोनों सॉल एक दूसरे को, एक दूसरे को अस्कंदित कर देते, अवक्षेपित कर देते हैं। लिखिए, एक दूसरे को अवक्षेपित, अवक्षेपित कर देते हैं। दोनों सॉल एक दूसरे को अवक्षेपित कर देते हैं। ऐसे सॉल को, ऐसे सॉल को पारस्परिक स्कंदन कहते हैं, पारस्परिक स्कंदन कहते हैं, पारस्परिक स्कंदन कहते हैं। इसका एग्जाम्पल देख लीजिए सर, एक लाइन का है, इसका एग्जाम्पल है धनावेशित FeOH3 सॉल, धन आवेशित FeOH3 सॉल तथा ऋण आवेशित AS2S3 सॉल को उचित अनुपात में, को उचित अनुपात में, उचित अनुपात में मिलाने पर, उचित अनुपात में मिलाने पर दोनों, दोनों सॉल क्या हो जाते हैं, अवक्षेपित हो जाते हैं। दोनों सॉल अवक्षेपित हो जाते हैं।
तो क्या बोले, पारस्परिक स्कंदन में सर कुछ नहीं है, इसमें सिंपल सा बात है कि दो अलग अलग सॉल को उचित अनुपात में जब मिलाया जाता है तो दोनों सॉल स्कंदित हो जाता है या अवक्षेपित हो जाता है। इसी को ही क्या कहते हैं, पारस्परिक स्कंदन कहते हैं। ठीक है, तो ये हमारा कोगुलेशन स्कंदन जो है समाप्त हो गया। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे ऊर्णनमान। ठीक है, तब हम लोग लास्ट टॉपिक देखेंगे पायस और तब उपयोग, तब यह चैप्टर समाप्त हो जाएगा। थैंक यू।